नमस्कार। ये सोशल साइंस का तीसरा वीडियो है बाबू, और जिसका टॉपिक है आपदा प्रबंधन। क्या टॉपिक है? आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन से शॉर्ट टाइप और ऑब्जेक्टिव दोनों पूछता है, पढ़ते हैं इसके बारे में। कह रहे बाबू कि सबसे पहला टॉपिक है कि आपदा क्या है। ठीक है, आपदा क्या है समझते हैं। ऐसी कोई भी प्राकृतिक एवं मानव जनित घटनाएं जिनके कारण सर्वव्यापी मानव हानि, प्राणी जगत एवं संपत्ति की हानि तथा मानवीय पीड़ा होती हैं, आपदा कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी घटना चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानव जनित हो, जिसके माध्यम से मानव का, जीव जंतु का, संपत्ति का हानि होता है, क्या कहलाता है? आपदा कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इसके आगे कि आपदा के प्रकार। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव जनित आपदा। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। अब प्राकृतिक आपदा क्या है? ठीक है बाबू, प्राकृतिक आपदा क्या है समझते हैं। वह आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है, अर्थात ऐसी आपदा जिस पर मानव का किसी भी प्रकार का वश नहीं चलता, प्राकृतिक आपदा कहलाता है। ठीक है, वैसी आपदाएं जो प्रकृति के द्वारा घटित होती हैं और जिस पर मानव का किसी प्रकार का वश नहीं चलता, मानव उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, वैसी आपदाएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। क्लियर है? जैसे भूकंप, ज्वालामुखी का उद्गार, सुनामी, बाढ़, सूखा इत्यादि, ये सब क्या है? प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, और इस पे मानव का कोई भी वश नहीं होता है, मानव का कंट्रोल नहीं होता है। तो सरल शब्दों में, वैसी आपदा जिस पर मानव का कंट्रोल नहीं होता है और जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। दूसरा है मानव जनित आपदा। दूसरा क्या है बाबू? मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा किसे कहते हैं? देखिए, वह आपदा मानव द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। मानव जनित आपदा प्राकृतिक आपदा से भिन्न होता है, क्योंकि यह घटना मनुष्य की लापरवाही एवं मानव निर्मित विफलता से प्रेरित होती है। ठीक है, सिंपल शब्दों में कि वैसी आपदा जो मनुष्य के द्वारा घटित होती है, अर्थात जिस आपदा के घटित होने में मानव की विफलता होती है या मानव उसका कारण होता है, वह आपदा मानव जनित आपदा कहलाती है। जैसे आग का लगना, सड़क रेल दुर्घटना, सांप्रदायिक हिंसा, महामारी, गैस का रिसाव, प्रदूषण इत्यादि। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा आपदा प्रबंधन में कि पहले हमने पढ़ा आपदा क्या है? तो वैसी घटनाएं जो प्राकृतिक हो चाहे मानव जनित हो, जिसके माध्यम से मानव का, जीव जंतु का या फिर किसी भी प्रकार की हानि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। आपदा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, पहली प्राकृतिक आपदा और दूसरी मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? वह घटना जो प्रकृति द्वारा घटित होती है, वे आपदाएं जिसका कारण कौन है? प्रकृति है, वो प्राकृतिक आपदा है। और वह आपदा जो मानव
की लापरवाही से या मानव निर्मित विफलता से प्रेरित होती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है टॉपिक हमारा, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन क्या है, पढ़ लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो आपदाएं चाहे जिस प्रकार की हों, इनसे धन, जन एवं संसाधनों की अपार क्षति होती है। इस संभावित अपार क्षति को कम करने का उपाय ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। बहुत ही सुंदर डिफिनीशन है इसका कि प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा से जो बहुत अपार क्षति होती है और इन क्षति से बचने के लिए या फिर क्षति के प्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय किया जाता है वह उपाय ही क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है। आई बात समझ में। जैसे कि प्राकृतिक आपदा को तो रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को, उससे होने वाले क्षति को कम जरूर किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सूखा। सूखा किसे कहते हैं, सूखा या सुखाड़ किसे कहते हैं, समझिए। किसी भी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा में 25% या उससे ज़्यादा कमी होने पर उसे आमतौर पर सूखे की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र में सामान्य बारिश से 25% अगर कम बारिश हो तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, सूखा कहा जाता है। ठीक है, उससे भी कम हो सकता है अगर यह कमी कितनी हो जाए, 50% से भी अधिक हो जाए तो उसे गंभीर सूखे के अंतर्गत, उस स्थिति को गंभीर सूखा कहा जाता है। ठीक है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है बाबू, गंभीर सूखा। एक बार पढ़ते हैं इसको। जब वर्षा में 50% से अधिक की कमी हो तो उस स्थिति को गंभीर सूखा कहा जाता है। और दूसरा, सूखे का आगमन धीरे धीरे होता है और इसके आगमन तथा समाप्त होने का समय तय करना कठिन होता है। सिंपल शब्दों में, किसी भी क्षेत्र में सामान्य से 25% तक या उससे कम, फिर रिपीट कर रहा हूं बाबू, कि किसी भी क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 25% कम वर्षा होना क्या कहलाता है, सूखा कहलाता है। अगर उससे भी कम हो, 50% तक पहुंच जाए या उससे भी अधिक हो जाए तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, गंभीर सूखा कहा जाता है। सूखे का आगमन और समापन धीरे धीरे होता है, अतः समय तय करना बहुत ही क्या होता है, कठिन होता है। आगे बढ़ा जाए। आगे कह रहा है कि सूखे से बचने के लिए क्या करना चाहिए, सुखाड़ प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो क्या होगा आंसर इसका बाबू, पहले जल ग्रहण क्षेत्रों में बांध एवं छोटे छोटे जलाशय बनाकर, सूखे से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जल ग्रहण क्षेत्रों में बांध बनाना चाहिए एवं छोटे छोटे क्या बनाना चाहिए, जलाशय बनाना चाहिए। दूसरा, सुखाड़ क्षेत्र में वृक्षों की सघनता में वृद्धि करनी चाहिए कि जहाँ सुखाड़ ज़्यादा पड़ रहा हो, जहाँ सूखा ज़्यादा हो रहा हो, वहाँ अधिक मात्रा में क्या लगाना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि ये बादलों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे वर्षा होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तीसरा क्या है बाबू, कि शुष्क फसलों की बुआई एवं ड्रिप सिंचाई विधि को अपनाकर, मतलब कि ऐसे फसल को हमें लगाना चाहिए जिसमें कम पानी की जरूरत पड़े। ठीक है, और ड्रिप सिंचाई के माध्यम से, कृत्रिम वर्षा के माध्यम से अपनाना चाहिए, उसको सिंचाई करना चाहिए। और चौथा क्या है बाबू, नहरों द्वारा सूखे क्षेत्र में जल पहुंचाकर, और जहां जल नहीं पहुंच पा रहा हो,
नहर के माध्यम से वहां जल पहुंचाकर सूखे से प्रबंधन पाया जा सकता है। ठीक है, तो सुखाड़ प्रबंधन के ये निम्नलिखित विधियां थी जिसको अपनाकर हम इस पे नियंत्रित कर सकते हैं। अगला, भूस्खलन क्या है? भूस्खलन सुने होंगे बाबू कि पृथ्वी का खसकना ही क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। चट्टानों, मिट्टी अथवा मलबे के ढेर जो स्वयं अपने भार के जोर से या फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पहाड़ों की ढलानों अथवा नदियों के किनारे पर आ जाते हैं, क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन प्रक्रिया में भूमि का एक भाग टूटकर निचले भागों की तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण खिसकता जाता है। आसान शब्दों में भूस्खलन क्या है? तो भूस्खलन भूस्खलन से तात्पर्य भूमि का खिसकना है, जिसके अंतर्गत मिट्टी, चट्टान अथवा मलबे के ढेर गुरुत्वाकर्षण के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ, ढलान की तरफ क्या हो जाते हैं? खिसक जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बाबू सुनामी। अगला टॉपिक क्या है? सुनामी। सुनामी किसे कहते हैं? ठीक है, तो सुनामी एक जापानी शब्द है। सुनामी जापानी शब्द है, ठीक है, और जिसका अर्थ क्या होता है? सु का मतलब होता है बंदरगाह और नामी का मतलब होता है तरंगे। तो मतलब कि समुद्र के किनारे जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, अर्थात एक डिफिनीशन के माध्यम से देखते हैं कि भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप समुद्री जल में ऊंची तरंगे उठती हैं। इन्हें सुनामी या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। तो भूकंप, अगर पृथ्वी स्थल हिलता है, धरती हिलती है, तो क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। लेकिन वही कंपन अगर समुद्र में हो तो समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं और समुद्र के लहरों का उठना ही क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है। आई बात समझ में? तो अगर भूकंप समुद्र में आता है तो किसका निर्माण करता है? सुनामी का। आगे बढ़ा जाए। अगला, सुनामी से बचने के तरीके। सुनामी से कैसे बचा जा सकता है? तो सुनामी से बचने के निम्नलिखित तरीके हैं। पहला क्या है बाबू? कि समुद्र के नजदीक तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए। समुद्र के नजदीक किसका निर्माण करना चाहिए? तटबंधों का। ठीक है। दूसरा, तटबंध के किनारे मैंग्रोव वनस्पति लगाया जाना चाहिए। ठीक है बाबू, तटबंध के किनारे मैंग्रोव वनस्पति लगाया जाना चाहिए। और तीसरा तटीय क्षेत्रों के नज़दीक रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और लास्ट है, सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल मदद पहुंचाना चाहिए। तो ये निम्नलिखित कारण थे जिसके माध्यम से हम सुनामी के प्रभाव को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है बाबू चक्रवात। चक्रवात क्या है? तो क्या है डिफिनीशन बाबू? कि केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर, केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। इसे ही चक्रवात कहा जाता है। ठीक है। क्या होता है बाबू? कम दाब होने पर हवाएं ऊपर उठ जाती हैं और ऊपर उठने के बाद वह स्थान खाली हो जाता है। उस स्थान को भरने के लिए तेजी से हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं और इसे ही क्या कहा जाता है? चक्रवात कहा जाता है। बहुत मना करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बाढ़। बाढ़ क्या है?
ये सबको पता होगा बाबू कि अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में जल का जमाव हो जाता है। साथ ही अवसादों के जमा होने के कारण फलस्वरूप नदी तल की गहराई में कमी आती है। नदी तल की वृद्धि के फलस्वरूप जल का वृद्धि होने का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता है, जिसके कारण नदी का पानी अपने नियमित मार्ग से हटकर बहने लगता है। यह स्थिति बाढ़ कहलाती है। क्या कह रहा है बाबू? ये कह रहा है कि जब अधिक वर्षा होता है तो नदियों में जल का जमाव होने लगता है और जल के साथ साथ नदी में अवसाद भी जमा होने लगता है। जब अवसाद जमा होते हैं तो नदी का जो तल है वो भरने लगता है और भरने के कारण जो पानी की अधिकता होती है वह आसपास के क्षेत्रों में बहने लगती है, जो क्या कहलाता है? बाढ़ कहलाता है। आई बात समझ में? तो जल की अधिकता होने पर जब नदी अपने नियमित मार्ग से न बहते हुए दूसरे मार्ग में बहने लगती है, अर्थात नदी का पानी पास के क्षेत्रों में फैलने लगता है, क्या कहलाता है? बाढ़ कहलाता है। ठीक है, तो नदी का अपने मार्ग से भटकना ही क्या कहलाता है? बाढ़ कहलाता है। और ये कब स्थिति उत्पन्न होती है? जब पानी ज्यादा आती है। बाढ़ से बचाव के सुझाव। बाढ़ से बचाव किसके माध्यम से हो सकता है? देखते हैं बाबू, हाथों से स्ट्रक्चर बनाना, इसे दो व्यक्ति एक दूसरे की कलाई पकड़कर अस्थायी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कहने का मतलब कि दो व्यक्ति मिलकर कलाई जोड़ते हुए इस पे कुछ वस्तु को, किसी व्यक्ति को बाहर निकालते हैं। उसके माध्यम से दूसरा, तैरने के लिए पीपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? इसके लिए पीपों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो पानी में क्या करता है? तैरता है। ट्यूब में हवा भरकर भी तैरने के लिए प्रयोग होता है। केले के पेड़ के तनों का प्रयोग भी बचाव के लिए किया जाता है। तो ये सब है जो बाढ़ से बचाव में उपयोगी सिद्ध होते हैं। आगे है भूकंप। आगे क्या है बाबू? भूकंप। भूकंप क्या है? तो भूकंप भूमि के अंदर होने वाला, भूमि के अंदर होने वाला हलचल या कंपन ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। ठीक है, भूकंप समझ में आया? भूकंप दो शब्दों से बना है, भू प्लस कंप से। किससे बना है बाबू? भू प्लस कंप से। भू का मतलब होता है भूमि, कंप का मतलब होता है कांपना, अर्थात भूमि का कांपना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। तो क्या डिफिनीशन है इसका? कि भूमि के अंदर होने वाला हलचल या कंपन ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। और भूमि के अंदर जो कंपन होता है, मान लीजिए ये भूमि है और भूमि के अंदर जो कंपन होता है, जहां से, एक बार इसको देखिए तो, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र। इसको समझते हैं बाबू कि जैसे ये भूमि का सतह है और भूमि के सतह के अंदर जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है। और यहां से तरंगे 90 डिग्री पर सीधे पृथ्वी के जिस सतह पर पहुंचती हैं, पृथ्वी के जिस सतह पर पहुंचती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे अधिक केंद्र कहा जाता है। तो इसे केंद्र कहा जाता है और जिस सतह पर पहुंचता है उसे क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र कहा जाता है। ठीक है, देखो दिखाई दे रहा है, देखिए तो अधिक केंद्र दिखाई नहीं दे रहा है और नीचे करना होगा।
ठीक है, देखिएगा बाबू, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बाबू कि भूमि के अंदर होने वाला हलचल या कंपन ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। और जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। और जहां पहली बार भूकंप के झटके महसूस होते हैं पृथ्वी के सतह पर, उसे क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही है बाबू कि जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। और पृथ्वी के जिस सतह पर सबसे पहले तरंगों का अनुभव होता है उसे क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप के अंतर्गत 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं, जिसको पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे कहा जाता है। कितने प्रकार की तरंगे? 3 प्रकार की तरंगें निकलती है, जिसको क्या कहा जाता है? पी तरंगे, एस तरंगे और क्या बाबू? एल तरंगे। सबसे तेज गति से जो तरंगे चलती है वो कौन होती है? पी तरंगे, सबसे तेज, यह सबसे तेज गति से चलती हैं। ठीक है, उसके बाद कौन है? एस तरंगे। और सबसे धीरा कौन चलता है? एल तरंगे। एल तरंगे, पी का मतलब प्राइमरी तरंगे और एस का मतलब सेकेंडरी और एल का मतलब लव तरंगे। तो सबसे खतरनाक कौन होता है? एल होता है, जबकि इसकी गति सबसे क्या होती है? धीमी होती है। तो सबसे खतरनाक एल तरंगे। ठीक है, सबसे तेज गति से पी तरंगे, उसके बाद एस तरंगे और सबसे धीमी गति से कौन तरंगे चलती है? एल तरंगे। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। और जो रिक्टर स्केल में मापता है, किस में मापता है? रिक्टर स्केल में। आई बात समझ में? चलिए, अगला हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, भस्म आदि बाहर आते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं। कौन कौन? सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है मृत ज्वालामुखी। एक बार फिर सुनिएगा, ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है मृत ज्वालामुखी। वह ज्वालामुखी जो आज भी सक्रिय है, जिसके क्रेटर से आज भी लावा निकल रहा है, कौन ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। वह ज्वालामुखी जिसका उद्गार पहले कभी हुआ था, फ्यूचर में, भविष्य में भी उद्गार होने की संभावना है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। और वह ज्वालामुखी जिससे फ्यूचर में उद्गार होने की संभावना नहीं है, वह कौन ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पूछता है बाबू, बहुत बार पूछा है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? आप पढ़ चुके हैं इससे पहले कि आपदा प्रबंधन क्या है, कि आपदाओं से होने वाले हानि को कम करने के लिए जो उपाय किया जाता है क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन कहलाता है। तो इसकी आवश्यकता एक पढ़ते हैं इसको कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा से पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचाने से है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर उसके प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन आवश्यक है। पहले भी पढ़ चुके हैं, अब फिर समझते हैं इसको कि क्या है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता। तो आपदा से हमें भारी मात्रा में क्या होती है? क्षति होती है, और इससे बचने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। कुछ आपदाएं जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनसे बचना, जिनको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन प्रबंधन के माध्यम से उनके क्षति को क्या कर सकते हैं? कम जरूर कर सकते हैं। आगे अगला है वज्रपात किसे कहते हैं? ठीक है, वज्रपात किसे कहते हैं? कितना टाइम? देखिए बहु, वर्षा के समय बादलों में अधिक हलचल होने और उनके आपस में घर्षण के कारण भूमि पर बिजली गिरती है, इसे क्या कहा जाता है? वज्रपात कहा जाता है।
ठीक है। तो वर्षा के समय बादलों में अधिक हलचल होने और उनके आपस में घर्षण के कारण भूमि पर बिजली गिरती है, इसे वज्रपात कहते हैं। इससे पशु और मनुष्य मर जाते हैं, मकान टूट जाते हैं और पेड़ों की डालियां भी टूट जाती है। एक और है बाबू लास्ट, बादल का फटना। बादल का फटना क्या है? आमतौर पे हमें लगता है कि बादल का फटना के अंतर्गत क्या होगा, बादल फट जाएगा, लेकिन बादल का फटना से तात्पर्य कुछ अलग है। देखिए क्या है बादल का फटना। जब बादल फटना बारिश का एक चरम रूप है। सामान्यतः बादल फटने के कारण सिर्फ कुछ मिनट तक मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन इस दौरान इतना पानी बरसता है कि क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जब कम समय में ज़्यादा बारिश हो, मतलब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? बादल का फटना कहा जाता है। समझ में आई बात कि औसत से ज़्यादा बारिश होना, कम समय में बारिश का बहुत अधिक बारिश होना क्या कहलाता है? बादल का फटना कहलाता है। तो ये था हमारा बाबू कुछ इम्पोर्टेंट आपदा प्रबंधन से प्रश्न। मुझे विश्वास है कि जो वीडियो बताया गया है, दिखाया गया है आपको, अगर उसको पढ़ के जाएंगे तो सोशल साइंस में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।